माँ रोज़ मुझे कड़वा शरबत पिलाया करती थी और कहती थी कि यह शरबत पी लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं एक दिन शरबत पीने से मना कर दिया और अगले दिन मेरी माँ मर गई। फिर एक दिन शरबत का राज जानकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गया, क्योंकि वह शरबत नहीं हुआ तो मेरा नाम नमन है। यह बात उस समय की है जब मेरी उम्र 18 साल थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे पापा के 4 भाई थे। मेरे पापा सबसे छोटे थे। उन सबके बच्चे जवान थे और सबके घर बस गए थे। सबके बेटियां थीं। मैं ही उस खानदान का इकलौता बेटा था। इसी वजह से मैं सबका लाडला था। खानदान का इकलौता बेटा होने के कारण सब मुझसे बहुत प्यार करते थे और सब मेरे नखरे उठाते थे। मेरे सारे चाचा मुझे ऐसे प्यार करते थे जैसे मैं उनका अपना बेटा हूँ। मेरे मुंह से निकली हर ख्वाहिश 2 मिनट में पूरी की जाती थी। पर उस घर में एक इंसान ऐसा था जिसने मेरे साथ प्यार तो तक नहीं की, जिसने मुझे कभी भी प्यार से देखा भी नहीं थी, जिसने मेरी कभी देखभाल भी नहीं की, जिसको मेरा ध्यान रखना अहम था। उसने कभी मुझे ये भी नहीं कहा कि मैं उनके लिए अहम था। वो थी मेरी माँ। मेरी माँ मेरे साथ सौतेला जैसा व्यवहार करती थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा फर्स्ट आता था, फिर वह मेरी तारीफ नहीं करती थी। कुछ भी अच्छा काम करूं तब भी वो मुझसे गुस्सा ही रहती थी। पापा भी अक्सर उनको हमेशा समझाते रहते थे कि ऐसा क्यों करती हो तुम। सब रिश्तेदारों भी कहते रहते हैं कि इस औरत को बेटे की फिक्र तक नहीं है। एक दिन मेरी माँ ने तंग आकर सबके सामने कह दिया, हाँ मैं एक बेटे की माँ हूँ तो क्या करूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम लोगों के घर से बेटियाँ, इसलिए तुम लोग के लिए ये बड़ी बात है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग को इतना एहसास है तो कर लिया करो इसकी फिक्र, उठाओ इसके नखरे, मगर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने आज तक अपनी माँ से कोई बदतमीजी नहीं की थी, उसके हुक्म के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं किया। फिर भी उसकी रवैया मेरे लिए ऐसा क्यों था, मुझे यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मुझे यह भी पता चला कि एक बार मेरे पापा ने मेरी माँ से ज़बरदस्ती तलाक भी ले लिया था, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा शादी कर ली। माँ ने मुझे इस बात की वजह भी नहीं बताई, पर मेरी तो माँ थी, पर फिर भी मैं उनसे प्यार करता था। एक चाची का रवैया भी उस सबके साथ बहुत बुरा था। वह तो सबके साथ ऐसी थी और हम जानते थे कि वह ऐसी थी, लेकिन मेरी माँ मेरे कज़नों से साथ अच्छे से पेश आती थी। लेकिन मैं उनका अपना बेटा था, लेकिन वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। मैं उनके प्यार के लिए तरसता रहता था। उसके अलावा हर रात मेरी माँ मुझे एक जहर जैसा कड़वा शरबत पिलाती थी। यह काम वह मेरे बचपन से कर रही है। पहले मैं छोटा था, उसकी बात मान लेता था, पर मुझे उनका यह रवैया बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि आखिर वह मुझे यह शरबत क्यों पिलाती है। बस एक वही काम था जो वह मेरे लिए करती थी, और रात को वह मेरे कमरे में वो शरबत लेकर आती थी और उस वक्त तक वो मेरे पास बैठी रहती थी जब तक मैं वह शरबत पी न लूँ। एक दिन वह शरबत पीने से मेरी तबीयत खराब हो गई। रात को मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। सब घरवाले बहुत परेशान थे और मुझे रात को ही डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि आप जो पी रहे हैं वो ना पिए। फिर अगली रात मैंने वह शरबत पीने से मना कर दिया। अपनी सेहत का भी बताया, पर वह नहीं मानी, जैसे उनको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। क्या वो नहीं जानती थी कि मैं रात को अस्पताल से आया था। यहाँ तक कि मैंने माँ से साफ साफ मना कर दिया कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं पीनी। उनको मेरी कोई फिक्र नहीं थी। उनको बस इतना था कि मैं कब वो शरबत पीऊँ। आज पहली बार मैंने वह शरबत पीने से मना कर दिया था। मैंने अपने इरादे में पक्का था। वह समझ गई कि आज मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मैं वह शरबत नहीं पिया। वह मिन्नतें करती रही। वह बहुत परेशान लग रही थी। अचानक उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने मुझे बस इतना कहा कि तुम अगर यह शरबत नहीं पियोगे तो गजब हो जाएगा। तुम प्लीज़ यह शरबत पी लो, वरना आज कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें नहीं बता सकती। बस तुम मेरी बात मान लो। पर मैं नहीं माना। फिर वह रोती हुई मेरे कमरे से चली गई। आज मुझे उनके रोने की कोई परवाह नहीं हुआ, बल्कि मैं यह सोच रहा था कि उनकी अपनी जिद बदलनी होगी। और फिर मैं चैन के सो गया और सुबह एक बुरी खबर के साथ मेरी आँख खुली, और वह बुरी खबर सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। यह बुरी खबर यह थी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही।
वह रात को ठीक ठाक सोई और सुबह पता चला कि रात को ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि उनको ना तो कोई बीमारी थी, ना ही कोई हादसा हुआ था। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत थे, पर सवाल से ज़्यादा गम था। मेरी माँ ने कहा कि शरबत पी लो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। क्या मेरी माँ का इशारा इस तरफ था? और शरबत पीने से मेरी माँ की ज़िंदगी पर क्या असर हो सकता था? यह बात मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था। क्या मैं अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार हूँ? अगर मैं वो शरबत पी लेता तो शायद मेरी माँ नहीं मरती। मैं एक दिमागी मरीज की तरह बन गया था। मैं बहुत रोया। मेरे लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। घर में शौक का माहौल था। पापा भी सदमे में थे। मैं कुछ दिन बाद दोस्त के घर चला गया। वह भी मुझे तसल्ली दे रहा था और मेरा वहाँ से आने में लेट हो गया। यह पहली बार था कि मैं अपनी माँ की मौत के बाद पहली बार घर से निकला था। रात के सन्नाटे में वह मेरी पहली यात्रा थी। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, तब से मैं वह शरबत नहीं पिया था। तब से ही मेरे सर में दर्द होने लगा, ऐसा दर्द जिसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि शायद टेंशन की वजह से सर में दर्द हो रहा है, पर मैं जानता था कि असल वजह क्या है। यह दर्द तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। घर के हालात भी कुछ अजीब हो गए थे। मेरी एक कज़न सीढ़ियों से गिर गई थी और उसका सर फट गया। वह बिस्तर पर पड़ी थी कि दूसरी कज़न भी बीमार हो गई। मेरी एक चाची किचन में काम कर रही थी और उनके पैरों में गर्म दूध गिर गया। और इधर मेरे चाचा ने मुझे बताया कि कारोबार में बड़ा नुकसान हो गया। अब कारोबार में बहुत मुश्किल आ रही है। और मेरे पापा तो तब से बीमार थे जब से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। वह जब से बिस्तर पर पड़े ही थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह सब क्या हो रहा है। मेरे सर का दर्द भी नहीं जा रहा था और मैं दवाइयाँ खा खा कर पागल हो गया था। सब कह रहे थे कि जब से मेरी माँ गई है तब से घर के हालात ख़राब हो गया है, पर मुझे लग रहा था कि बात सिर्फ यही नहीं थी, बात कोई और भी थी। फिर मुझे माँ की बात याद आई कि वह कह रही थी कि मैं अगर वह शरबत नहीं पीऊँगा तो सब खत्म हो जाएगा। मैं अपनी माँ के कमरे में गया और तलाश कर रहा था कि वह शरबत कैसे बनती है। मुझे मेरी माँ की डायरी मिली, जिसमें एक पेज पर कुछ लिखा। इसको पढ़कर मैं हैरान रह गया। उस पर शायद किसी का पता लिखा था। मुश्किल में इनसे मिले। मैंने अगले दिन वहाँ जाने के लिए सोचा और मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखकर हैरान रह गया। वह किसी बाबा का घर था। हमारे खानदान में कोई ऐसी बातों को नहीं मानता था। मैं अंदर गया और अपने नंबर का इंतज़ार करने लगा। मैं वहाँ बैठे कुछ लोगों से बाबा के बारे में पूछने लगा तो लोगों ने कहा कि वह बहुत पहुँचे हुए बाबा है। मैंने कहा, आपके यह बाबा आपसे कितने पैसे लेते हैं? कम से कम 1000 तक तो लेते होंगे। तब वह कहने लगे कि यह तो 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। मैंने कहा, अच्छा, जो अपनी मर्जी से दे जाए वो रख लेते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। अगर कोई जिद करे कि मैं कुछ देना चाहता हूँ तो बाबा कहते हैं वह गरीबों में कोई चीज़ बांट दे, उसका फल तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बाबा किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। यह सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन फिर भी मेरा ऐसे चीज़ों पर भरोसा नहीं था। जब मैं बाबा के कमरे में दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर चौंक गए थे। उनके चौंकने का तरीका ऐसा था कि मैं हैरान हो गया कि आखिर वह क्या देखकर हैरान हो गए। और फिर उसने एक अजीब हरकत की। उन्होंने वहाँ बैठे सभी लोगों को बाहर भेज दिया। फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात की कि मैं हैरान हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे तो लगा कि तुम अभी तक मर गए होंगे। आखिर उनकी इस बात का क्या मतलब था? मैं तो उनको पहली बार देख रहा था और क्यों मुझे मर जाना चाहिए था? मैं उनके सामने बैठा और पूछा, आप मुझे जानते हैं? मैं तो ज़िंदगी में पहली बार आपको देख रहा हूँ। फिर आपने मुझे देखते ही ऐसी बात क्यों की? आपने उन सब को बाहर भेज दिया। आखिर क्या बात है, आप मुझे बताइए। मैंने उसको सब कुछ बताया कि मेरी माँ अब इस दुनिया में चली गई और मेरे घर में पता नहीं क्या हो रहा है। सब कुछ तबाह हो रहा है। कारोबार भी तबाह होते जा रहा है और घर के लोग भी बीमार हो रहे हैं। मेरे सर में भी हर वक्त दर्द रहता है। फिर उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम अपने खानदान में एक अकेले लड़के हो, यानी सारे जायदाद के वारिस। इसलिए तुम्हारे दादा ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया।
तुम्हारे बाकी चाचा को यह बात जहर लगी। उन सब की पत्नियों ने मिलकर तुम पर काला जादू करवाया था। वह जादू बहुत ही भयानक था। हम भी हैरान थे कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि किसी पर इतना भयानक जादू करवा सकता है। इस जादू की वजह से तुम सिर्फ 2-3 महीने ही जी पाते। पर तुम्हारी माँ जो एक अच्छे दिल वाली थी, उसको सब कुछ पता चल गया। उन्होंने तुम्हारे पापा को बताया तो उनमें झगड़ा हो गया। तुम्हारे पापा ने गुस्से में आकर तुम्हारी माँ को तलाक भी दे दिया था। फिर तुम्हारे पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दोबारा तुम्हारी माँ से शादी कर ली। एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा को लेकर मेरे पास आई। मैंने उनको सब कुछ बताया, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर तुम्हारी माँ ने मुझसे इसका हल पूछा। तब से मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। मुझे तुम्हारी माँ की बातों पर यकीन। मैंने उस जादू का तोड़ तो किया, पर वह जादू बहुत ताकतवर था। वह जादू सिर्फ तुम पर जब तक असर कर सकता था जब तक तुम 19 साल तक नहीं हो जाते। लेकिन तब तक तुम्हें उस जादू जड़ी बूटी वाला शरबत पीनी थी। वो जड़ी बूटी वह मुझसे ही ले जाती थी और तुमने वह नहीं पिया। सबसे पहले वह जादू का असर तुम्हारी माँ पर हुआ, क्योंकि वही थी जिसकी वजह यह जादू रुका हुआ था, और तुम पर भी इसका धीरे धीरे असर होने लगा। मैं हैरत होकर पूछा कि अगर वह जादू मुझ पर चाची ने करवाया तो फिर उन पर भी मुसीबत क्यों नहीं आ रही है। तो बाबा ने बताया कि अब वह जादू ख़त्म होने वाला है, इसलिए उन पर भी असर रहा है। अभी तुम्हारे 19 साल होने में 1 महीना बाकी है। बस तुम वह शरबत पीते रहो और उसके बाद उस जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी माँ तो अब वापस नहीं आ सकती, पर शायद तुम्हारी जान बच जाए। इसलिए वह तुम पर शक जैसी पेश आती थी, ताकि तुम उनसे डर कर रहो और उनकी बात मानो। वरना वह रोज़ तुम्हें ऐसी कड़वा शरबत पीने पर मजबूर क्यों करती। फिर मैं जब वह से वापस आया तो मैं बहुत दुखी था। मैंने अपनी जिद में आकर अपनी माँ को खो दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि माँ तो माँ होती है, उनकी मोहब्बत कभी कम हो ही नहीं सकती। मैं अपने पापा को यह सब बताया, लेकिन मेरे पापा अभी भी यह बात मानने को तैयार नहीं थे कि उनका खानदान ऐसा कर सकता है। उनका कहना यह था कि जितनी मोहब्बत मैंने नहीं की, उतनी मोहब्बत मेरे भाइयों और उनकी पत्नियों ने किया है। और मेरा उनके लिए बस यही जवाब था कि उनके मोहब्बत के पीछे एक मकसद छुपा हुआ था। आपने मेरी माँ की बात नहीं मानी, यहाँ तक कि उनको एक दफ़ा तलाक भी दे डाली, सिर्फ अपने खानदान के लिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को। मेरी माँ सच कह रही थी। मैंने भी उन सब चीज़ों को महसूस किया है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मेरे पापा ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने अपनी माँ की डायरी अपने पास रख ली और उसमें यह भी लिखा था कि तुम्हारे पापा यह बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वह अभी भी जादू के असर में है। इसलिए मैंने भी अपने पापा को उनके हाथ पर छोड़ दिया। अब मैं उस बाबा से ढेर सारी जड़ी बूटी ले आया और घर में बैठकर अपने लिए खुद ही शरबत बनाने लगा। फिर मैं यह भी सोचने लगा कि इस शरबत को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और यह काम छुपकर करना भी पड़ता था। मेरी माँ ने मेरी जान बचाने की खातिर क्या कुछ नहीं किया, और मैं जाते जाते भी उनसे बदतमीजी कर गया। यह बात का मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। मैं 1 महीने तक वह शरबत पिया और 19 साल होने के बाद मैं शहर चला गया। जाने से पहले मैं अपने सब घरवाले से कहा कि मैं आपके झूठी मोहब्बत को सच्ची मोहब्बत समझता रहा। आज सब ने जो मेरे साथ किया, आपका मकसद नाकाम हो गया है, सिर्फ मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं वह घर छोड़ दिया और शहर में रहने लगा। बहुत मेहनत की, पढ़ाई किया और अपना घर बनाया, और फिर एक होटल बनाया जिसको अपनी मम्मी का नाम दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख था कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं हैं। एक दिन मैंने उनको अपने घर से बाहर देखा। मुझे बहुत खुशी हुई। वो मेरे हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे कि तुम सच कह रहे थे बेटा, तुम्हारी माँ भी सच कह रही थी। मैं ही बदनसीब था। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हें साथ दूंगा। मेरे पापा ने यह भी बताया कि मेरे जाने के बाद उस घर में बहुत मुसीबत आई। शायद उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल रही थी। मैंने और मेरे पापा ने अपने खानदानी हिस्से और दौलत के बारे में कोई बात नहीं की। मेरे पापा को भी अब दौलत से कोई मतलब नहीं था, और मुझे भी नहीं चाहिए। मेरी खानदानी दौलत जिसने मेरे अपनों को मेरा दुश्मन बना दिया। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता था। मुझे क्या पता था कि मोहब्बत के पीछे मेरे घर वालों की नफरत छुपी थी।
सलाम है मेरी माँ को जिसने सारी ज़िंदगी इस बात को सीने में दफना कर रखा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मेरी जान बचा सके और ऐसे ही मेरी जान बच सका।